हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं और आपके लिए ये कहाँ कहाँ पे काम आने वाली है। अगर आप नीट जेई और इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर काफ़ी काम का हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज का जो वीडियो वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। उसमें हमें तीन चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। कितनी? तीन बातें हमें पता होनी चाहिए कि वो रिएक्शन, पहली बात ये है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं, यानी कि हमें उसकी क्या देखनी है? फिजिबिलिटी। उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, दूसरा उसका हमें एक्सटेंट चेक करना है। क्या देखना है हमें? उसकी एक्सटेंट। और तीसरी बात आती है उस रिएक्शन की स्पीड की। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिबिलिटी की। तो जो रिएक्शन होती है उसकी फिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, ठीक है, फिजिबिलिटी हम पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। ठीक है, आपने 11th क्लास में थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा होगा, थर्मोडाइनमिक्स। तो उस थर्मोडाइनमिक्स में हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि आपने ये डेल जी देखा होगा, डेल्टा जी। यदि ये लेस देन जीरो, यानी कि ये क्या हो? नेगेटिव हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या होगी? ये रिएक्शन है जो फिजिबल होगी। फिजिबल का मतलब कि ये रिएक्शन अपने आप होगी। इसको करवाने के लिए किसी भी बाहर से कोई भी हमें कैटालिस्ट या हीट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिनके लिए डेल जी का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो फिजिबिलिटी हमें थर्मोडाइनमिक्स से पता चल जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी फिजिबिलिटी की, ये हमने एक नंबर देख लिया। अब दूसरी बात मैंने जो आपको बताई वो क्या थी? रिएक्शन का एक्सटेंट। ठीक है, रिएक्शन के एक्सटेंट की बात करें तो रिएक्शन का एक्सटेंट से मतलब क्या है कि कोई, मान लीजिए हमारे पास कोई एक, ये एक रिएक्शन है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है, और टाइम टी बराबर जीरो पर इसकी मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए नोट थी। और ये जो प्रोडक्ट है वो, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जीरो थी। टी जीरो पर रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई थी, कुछ टाइम बाद टी बराबर वन, ये मान लीजिए 1 मिनट बाद की बात है, तब ये क्या हो जाएगा? ए नोट माइनस एक्स, और ये मान लीजिए एक्स हो जाती है। ठीक है, तो एक्सटेंट का मतलब ये है कि इस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मान लीजिए इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी स्टार्टिंग में, और उस कंसंट्रेशन से या उस अमाउंट से कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, वही क्या होता है? इसका एक्सटेंट होता है, जो कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में। ये जो एक्सटेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ये भी आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो इसको। ठीक है, तो तीसरी बात आती है रिएक्शन की स्पीड की। देखो, रिएक्शन की स्पीड की बात करें तो वो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं अभी? केमिकल काइनेटिक्स में। अब बात ये है कि चलो ठीक है, एक्सटेंट और फिजिबिलिटी की तो हमने बात कर ली थी कि क्यों ज़रूरी होता है। अब बात ये है कि हमें स्पीड के बारे में इतना पढ़ना किस लिए ज़रूरी है। तो देखो, स्पीड से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई 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 फूड फूड आइटम है। ठीक है, कोई पैकेजिंग है उसकी, और हमें ये पता चलता है कि कितने टाइम बाद में ये, उसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है ना। कोई कोई पैकेज्ड फूड आइटम है, उसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है। वो कैसे पता चलती है अभी? कि उसमें कुछ रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो चेंजेस होने के बाद में कितने टाइम बाद में वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, है ना। तो ऐसे कुछ, जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं डायमंड का। अब ठीक है, डायमंड का एग्जांपल देखिए। डायमंड में क्या होता है? डायमंड से हमें पता है कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात तो हम फिजिबिलिटी में देख लेते हैं इसकी। जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी की हमने बात की थी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। पर जब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इस रिएक्शन की रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तब पता चलता है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। क्या ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है? जब ये प्रोसेस स्लो है तो क्या होगा कि इस प्रोसेस को होने में बहुत सारे कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो जो चेंज है वो इतना ज़्यादा मतलब प्रभावी नहीं हो पाता। तो अधिकतर लोग यही मान के चलते हैं कि डायमंड क्या रहता है, अभी हमेशा डायमंड ही रहता है, वो कभी भी ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन ये होता है, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो
इसलिए हमें रिएक्शन की स्पीड भी जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब देखिए भाई, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम एनसीईआरटी में जो जो दे रखा है उस सब चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, आप चाहो तो साथ साथ में इसके नोट्स बना सकते हो। हेडिंग लगा रहा हूँ मैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें इससे पहले मैं एक आपको बेसिक बात और बता दूं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पता होगा केमिकल क्या है। ठीक है, काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो काइनेटिक्स जो क्या है, ग्रीक वर्ड है एक, ग्रीक वर्ड क्या, काइनेसिस। ठीक है, उस काइनेसिस से काइनेटिक्स बना है। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है भाई, मूवमेंट। ठीक है, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया कि कुल मिला के यहाँ पे जो केमिकल है या जो भी उनके रिएक्शन की स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या थी भाई, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन की रेट का क्या मतलब है, देखें, लिखते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे। देखो, दी चेंज इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, अभी आप इतना नोट कीजिए, हम इसको अभी डिटेल में समझने वाले हैं, इसको पूरा ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या है। कि देखिए, हमें पता है कि कोई व्हीकल चलता है, जब मान लीजिए कार है कोई, ठीक है, कार जब चलती है तो उसकी स्पीड में कैसे नापते हैं अभी, कि दूरी बटे में लगा समय, कि वो कितनी दूरी तय करेगी एक यूनिट टाइम के अंदर, वही क्या होगी भाई, उसकी स्पीड होगी। ठीक है, सही, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक क्या होता है हमारे पास में, रिएक्टेंट होता है, उस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट से क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन कोई हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मान लीजिए टाइम T1 है, T1 पे क्या होगी इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की मान लीजिए R1 है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए P1 है। ठीक है, और टाइम T2 पर क्या होगी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R2 होगी, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ इसको आप एक बार नोट करके रखिए, अभी हम इस पर वापस आएंगे। तो देखो भाई, अब क्या होता है कि यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या होगा भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अब जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पे इस डेफिनेशन का, ये जो हमने यहाँ पे लिखी थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या दे रखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में हम इसकी बात करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखिए, अब हमें सबसे पहले तो टाइम का डिफरेंस देखना है कि T1 और T2 टाइम है, तो यहाँ पे जो डेल टी है वो क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, डेल टी क्या होगा, T2 माइनस T1। और कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की चेंज की बात करें तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और इसमें चेंजेस क्या होंगे भाई, हाँ जी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस होगा, P2 माइनस P1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टाइम, यूनिट टाइम निकाल लिया। ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हो रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हो रहा है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो देखो, अब हम रेट कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन की, ये जो यहाँ पे रिएक्शन हमने लिखी है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। देखो, ये रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्टेंट से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वो डिसअपेयर हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ आर, आर क्या है अभी, रिएक्टेंट है,
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर क्या होगा, देखिए, हाँ जी, माइनस डेल आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और लगा समय, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया है। तो देखो ध्यान से देखिए, टाइम t1 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, R1 थी। तो इसको हम ज़्यादा ध्यान से समझने के लिए ये मान लेते हैं कि ये 100 यूनिट थी, ठीक है। और टाइम t2 पर जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो रही है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो कुछ कमी आई होगी, तो क्या होगी, मान लीजिए 90 होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, R2 माइनस R1। तो ये जब हम 90 माइनस 100 करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा ना, तो अब रेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो इसको हम जब ये यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, माइनस का 10 आ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले ही एक माइनस लगा देंगे तो ताकि ये क्या हो, बाद में हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअपेरेंस हो रहा है इसका, किसका, रिएक्टेंट का। तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, वो इसको दिखाता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, अगली बात करते हैं हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, इसको लिख के देखते हैं। देखो भी, रेट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा अभी, अपीयरेंस आएगा ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, पी क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसका क्या होगा अभी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब ये दोनों क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या दिखाती है, एवरेज रेट को। क्या दिखाती है अभी वो, एवरेज रेट को। एवरेज रेट का मतलब क्या है कि कोई दो आपको टाइम इंटरवल दिया होगा, t2 और t1, और उस टाइम इंटरवल के अंदर, ये दिए गए टाइम इंटरवल के अंदर रिएक्शन का रेट क्या होगा, वही आपको क्या होगा अभी, एवरेज रेट होगा। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर और जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी है, वो क्या होगा, दोनों का मान क्या होगा अभी, सेम आएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, देखिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, 1 मिनट, कलर चेंज करने दो मेरे को। तो देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, हाँ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसके बराबर में ही हम इसको लिख सकते हैं किसको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसमें लगा समय। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे जो है प्लस लगाया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाओ भले ना लगाओ एक ही बात है, मतलब नहीं लगाएंगे तो अभी वो प्लस ही रहेगा, है ना। प्लस क्यों लगाया, देखो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल में क्या थी, 100 थी, तो यहाँ पे P1 क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जब ये R2 था, ये 90 हुआ, तो P2 कितना होगा अभी, 10 हो जाएगा ना, ठीक है। तो P2 माइनस P1 करेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ पे किया था R2 माइनस R1, तो ये माइनस का 10 आया था, और ये जो है प्लस का 10 आया था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, जबकि जब रेट ऑफ डिसअपेरेंस की बात करेंगे तब हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है भाई। अब इनको हम लिख लेते हैं कैसे, कि देखो, दी रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है इनको हम क्या करते हैं, इनके ग्राफ बना के एक बार इनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन एकदम सीधी जाएगी ये, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या आएगी, साइड में कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी, और इस एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा अभी, टाइम आएगा, ठीक है। तो देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है इसकी, R0 है, रिएक्टेंट जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, उसके बाद जब रिएक्शन शुरू हुई तब क्या होगा, धीरे 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 ये टाइम के साथ में पीछे से, 1 मिनट रुको, इसको मैं वापस करता हूँ ना, थोड़ी सही नहीं बना। देखिए कुछ इस तरह से ये डिक्रीज होगी टाइम के साथ में, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगी, ये कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होगी, किसकी, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, कोई हमें यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे क्या बोला गया कि इसकी कंसंट्रेशन R1 थी, जब टाइम क्या था, जब टाइम क्या था, T1 था। ऐसे ही हमें बोल दिया कि यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन क्या थी, R2 थी, जब टाइम क्या था, T2 था, ठीक है। तो
अब ये यहाँ पे क्या आ गया अभी, डेल टी आ गया, और ये जो है ये क्या आ गया, डेल आर आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन टाइम। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी भाई, आर एवरेज आ जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, रेट है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो अभी हमने ये ऊपर लिखा है, ये सेम चीज़ होगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसको आप वैसे लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस R2 माइनस R1, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आप जानते हो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। टाइम क्या होगा T2 माइनस T1, ठीक है भाई। तो ये इसकी एवरेज रेट की बात होगी। अच्छा, इसमें दूसरा एक रेट और पढ़ेंगे हम, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस रेट। तो वो क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा, कोई रिएक्शन चल रही है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, टाइम जब क्या था 0 सेकंड था तब शुरू हुई, और लास्ट में मान लीजिए टी बराबर इनफाइनाइट मान लीजिए, ठीक है, रिएक्शन लंबी चल रही है। तो इस पूरे के अंदर कोई हमें एक टाइम इंटरवल दे दिया कि T2 से T1 के बीच में आप इसकी रेट निकालो, ठीक है, वो निकाल लेंगे। लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपसे पूछेगा तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट होगी। तो वो हम कैसे निकालते हैं कि ये जैसे ग्राफ है, ठीक है, ये हमने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ जो अभी बनाया है हमने, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको टेजेंट बोलते हैं ना। और अब क्या होगा, इसकी जो स्लोप होगी, जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होगी, आर इंस्टेंटेनियस होगी। क्या होगी भाई, स्लोप होगी। और इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, मतलब कम हो रही है ना ऐसे, तो स्लोप क्या आएगी इसकी, नेगेटिव में आएगी। और स्लोप जो होती है वो इसके टेन थीटा के बराबर होती है। टेन थीटा ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, लंब, और ये आधार वाली जो लाइन है, ये आपने पढ़ा होगा ना, लाल बटे के, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो इसको देखो, यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार आ रहा है ना, तो इस साइड क्या होगा आपकी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे dr, यानी कि बहुत ही छोटा सा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बटे में dt। तो ये इधर टाइम जा रहा है और इस साइड क्या था आपका, कंसंट्रेशन थी, ठीक है। तो ये टेन थीटा इसकी स्लोप से आप इंस्टेंटेनियस रेट इसकी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ये सेम ग्राफ हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो क्या होगा भाई, देखिए एक सेकेंड, कलर चेंज करने दो मेरे को, हाँ भाई देखो, इमेजिन करो ये लाइन सीधी है, ठीक है, ये वाली भी सीधी है। प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो होती है। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी उस टाइम क्या था, इसकी कंसंट्रेशन जीरो थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन, एक सेकेंड लाइन से नहीं जा रही है, चलिए अब देखते हैं वापस करके, एक मिनट को, चलो कुछ बात बनी है, देखते हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, एक बार एक ट्राई और देते हैं ना इसको। हाँ अब सही है, चलो भाई देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा आपका, टाइम आएगा। सेम वही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट की जीरो थी, यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये कंसंट्रेशन P1 हो गई, तो उस टाइम क्या था यहाँ पे, T1 था। फिर यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो P2 हो गई, और यहाँ पर टाइम क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल गई, डेल टी और डेल पी। तो यहाँ से आप जो एवरेज रेट है वो लिख सकते हो, क्या होगी भाई एवरेज रेट हो जाएगी इसकी डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है, बराबर क्या होगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी एवरेज रेट हमने लिख ली। अब सेम ऐसे ही यदि आपसे वो इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर ले, तब आप वही क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इसकी स्लोप निकालोगे, वही टेन थीटा बराबर क्या होगी भाई, स्लोप। अब यहाँ पे इसकी स्लोप क्या है, ग्राफ की पॉजिटिव है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही है, ये क्या होगी भाई, डी पी डिवाइडेड बाई
dt, ये आपकी क्या होगी, r इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है, ये क्या होगी भी, r इंस्टेंटेनियस हो गई है। तो ये हमने बात कर ली एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की। ठीक है, अगली बात हम करते हैं किसकी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ वो सेम चीज़ें। क्या थी, कोई रिएक्शन थी, आर से प्रोडक्ट बना था पी, और इसकी रेट क्या थी भाई, रेट थी किसी के भी रिस्पेक्ट में, चलो दोनों लिख लेते हैं अपने ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करें, यूनिट किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की क्या कर रहे हैं हम, यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम स्पीड निकालते हैं, कोई व्हीकल है, ठीक है, उसकी स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड क्या होती है अभी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होती है ना। तो स्पीड किस में आएगी, डिस्टेंस क्या होता है अभी, मान लीजिए किलोमीटर में दे रखी है हमें डिस्टेंस, ठीक है, टाइम घंटे लग रहे हैं उसको, ठीक है, क्या लग रहा है, घंटे में। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर होती है, किलोमीटर पर आवर होती है। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रही है बात, कंसंट्रेशन और टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे किस क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन है, और यहाँ भी क्या है, कंसंट्रेशन है। यहाँ रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट की है, लेकिन यूनिट तो दोनों की सेम रहेगी ना, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट इसकी हो जाएगी, देखिए कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है अभी, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब यदि गैसियस रिएक्शन हो, क्या हो, गैसियस रिएक्शन, गैस फेज के अंदर रिएक्शन हो, तब क्या होता है भाई, देखिए गैस फेज में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों गैस फेज में थे। ठीक है, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म काम में नहीं आती, वहाँ पे हम क्या करते हैं उसका एटमॉस्फेरिक, मतलब उस गैस का प्रेशर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक नहीं लेते, उस गैस का जो प्रेशर होता है वो लेते हैं। तो जो गैस रिएक्शन है उनके लिए यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम सेकंड इनवर्स, या जो भी मिनट घंटा जो भी होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, गैस रिएक्शन के लिए इनकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स को एक ओवरव्यू लिया है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हमने इसकी समझने की कोशिश की है। तो इसी तरह हम इसके आगे और लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, और उनकी हाफ लाइफ, कॉलिजन थ्योरी, इन सब की बातें करेंगे। और एक बार जब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसके नीट और IIT जेई दोनों के मेंस और एडवांस, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी PYQ करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ तक ये अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। और चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं आज इसको यहीं पे।